नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों हम आधुनिक काल के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कर रहे हैं। ये 2 पार्ट डाल चुकी हूँ, इसका तीसरा पार्ट है। ठीक है, बस यही कहना चाहूंगी कि निरंतर अभ्यास और प्रयास से ही सफलता मिलती है। अपना निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि जब वैकेंसी आती है तब हम तैयारी शुरू करते हैं तो वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती। लगातार अपना थोड़ा थोड़ा करते रहो, 2 घंटे 4 घंटे डेली नियमित, तो एक दिन ऐसा होता है कि आपको जो थोड़ा मतलब एग्जाम के टाइम में पढ़ने वाले होते हैं, जो लगातार पढ़ने वाले होते हैं, उनमें बहुत अंतर होता है दोस्तों। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का कौन सा छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित है? तो अरविंद दर्शन से हमारे कौन से प्रभावित हैं? तो ये एग्जाम में कम से कम पता नहीं 3-4 बार तो मैंने मतलब एग्जाम में फेस किया है इसको। DSSB में, LT में, PGT, TGT मतलब ये आ चुका है। ठीक है, तो ये बार बार रिपीट होता रहता है, तो इसलिए और हमारे लेकर हैं। तो कौन है अरविंद दर्शन से प्रभावित? ये है हमारे पंत जी, सुमित्रा नंदन पंत जी। और जो हमारे प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, ये शैव दर्शन से प्रभावित हैं, क्योंकि इनके बारे में भी पता होना चाहिए, अगली बार इनके बारे में पूछ लिया तो। निराला जी हैं, ये निराला जी विवेकानंद दर्शन से प्रभावित है। ये एक बार DSSB में पूछा गया था निराला जी का। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वर्ण काव्य की रचना हिंदी के किस कवि ने की है? तो हिंदी के किस कवि ने की है? ये की है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। इनमें से कौन सी कृति महादेवी वर्मा की संपूर्ण कविताएं संकलित हैं? तो महादेवी जी की जो संपूर्ण कविताएं संकलित हैं वो किस में है? यामा में। यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था महादेवी वर्मा जी को। गीत गुंज नामक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? तो गीत गुंज किनका है? ये निराला जी का है। ओज औदात्य का कवि, तो जो ओज औदात्य के कवि हैं वो कौन है? हमारे निराला जी हैं। और जयशंकर प्रसाद, ये क्योंकि निराला जी का आ गया, अगली बार पंत जी का आ जाए या प्रसाद जी का आ जाए तो इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो प्रसाद जी को क्या कहते हैं? प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी को कहते हैं प्रेम और सौंदर्य के कवि। और जो हमारे पंत जी हैं इनको कहते हैं संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि, जो पंत जी को कहते हैं। ठीक है, महादेवी आधुनिक युग की मीरा इन्हें कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से प्रसाद की कौन सी रचना गीत काव्य के अंतर्गत आती है? तो कौन सी आती है? लहर। आंसू का कौन सा संस्करण रहस्यवादी भावनाओं से युक्त कर दिया गया है? तो वो कौन सा कर दिया गया है? द्वितीय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक किसे माना गया है? ये भी एग्जाम में रिपीट होता रहता है। ये माना है मुकुटधर पांडे जी को। पंत की रचना रजत शिखर किस वर्ग में आएगी? तो ये आएगी काव्य नाट्य में। प्रेम और मस्ती की कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन है? तो वो हैं हरिवंश राय बच्चन। इन्होंने लिखी मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। ठीक है, दिनकर को किस वर्ग में रखा जाएगा? तो दिनकर जो है हमारे किस वर्ग के हैं? राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि। ठीक है, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? तो वैद्यनाथ मिश्र किनका नाम है? यह है नागार्जुन जी का। उपनाम नाम ये पूछे आते हैं एग्जाम में। प्रेत का बयान नामक कविता का रचयिता कौन है? यह है नागार्जुन। गीत फरोश प्रसिद्ध कविता के रचनाकार कौन है? ये भी एग्जाम में रिपीट होती रहती हैं। ये है हमारी भवानी प्रसाद मिश्र। प्रगतिवाद का संबंध किस दर्शन से है? तो प्रगतिवाद का संबंध किस दर्शन से है? ये मार्क्सवाद से संबंधित है। जो कार्ल मार्क्स थे ना, जो पाश्चात्य हमारे विद्वान थे, उनसे सब प्रभावित है। मतलब ये मानते थे, मार्क्स जो मानते थे कि जो पूंजीपति हैं और अपने गरीब परिवार हैं, इन दोनों के मतलब समानता होनी चाहिए। जैसे किसी के बच्चे तो अच्छे से रहते, किसी के वे सब लोगों में मतलब ये वो समानता चाहते थे। तो ठीक है, तो वही चीजें ये प्रगतिवाद में है कि समानता होनी चाहिए। ये नहीं कि एक सामान्य है, एक पूंजीपति, एक शोषित और एक पोषित। ठीक है, आगे देखते हैं। आओ रानी हम ढोए पालकी, ये लाइन एग्जाम में बहुत बार पूछी आ चुकी है। ये किनकी हैं? ये पंक्तियां हैं नागार्जुन जी की। फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये काव्य संग्रह इनमें से किस कवि का है? तो ये फूल नहीं रंग बोलते हैं किनका है? केदारनाथ अग्रवाल जी का।
निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। देखो 4 क्वेश्चन मिले हमें। तो युग धारा किन की रचना है? ये नागार्जुन जी की है। युग की गंगा किन की है? ये केदारनाथ जी की है। रसवती किसकी है? दिनकर जी की है। हिल्लोल किनका है? शिव मंगल सिंह सुमन जी का। आगे देखते हैं। प्रगतिवादी जो काव्य है इसकी समय सीमा क्या है? तो इसकी है 1936 से 1943। ठीक है। और 1943 से 1953 किसकी है? प्रयोगवाद की। हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में जो यात्री उपनाम से लिखता था वो थे नागार्जुन। ये भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? तो प्रगतिवादी कवि नहीं है। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पढ़ते हुए मैं बार बार कहती हूँ कि क्वेश्चन पढ़ते हुए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है। तो कौन नहीं है? हरिओज जी। हरिओज जी कौन से युग के हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। इनमें से प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो गलत कौन सा कथन है हमारा? तो उसे देख लेते हैं। स्थूल सौंदर्य के स्थान पर सूक्ष्म वायवीय सौंदर्य का चित्रण है। जो सही है उन्हें देख लेते हैं। प्रगतिवाद में शोषण का विरोध है। प्रगतिवाद में धर्म और ईश्वर पर अनास्था व्यक्त की गई है। शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है। ठीक है। मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है? यह पंक्ति किस कवि की है? ये है केदारनाथ अग्रवाल जी की। इनमें से मार्क्सवाद पर आस्था रखने वाला कवि कौन सा नहीं है? तो कौन सा कवि नहीं है? वो है हमारे जयशंकर प्रसाद। ये छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद। छायावाद दोस्तों जैसे कहते हैं छायावाद के स्तंभ भी पूछते हैं एग्जाम में, जैसे कौन है? तो छायावाद के 3 स्तंभ है हमारे। वैसे तो 4 हैं। महादेवी वर्मा भी जैसे प्रसाद, निराला, पंत, तो ये छायावाद के बृहत्त्रयी में आते हैं। और लघुत्रयी में हमारे आते हैं जैसे भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा और महादेवी वर्मा। और जो छायावाद के स्तंभ पूछे आते हैं वो है हमारे प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। काव्य क्षेत्र की रचना में कवि का मूल उद्देश्य क्या है? तो वो युद्ध और शांति की समस्या पर गंभीर चिंतन है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई थी? 1936 में हुई थी। प्रगतिशील लेखक संघ से एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते क्वेश्चन। इसके लिए मैंने थ्योरी पढ़ाई ना, तो उसमें थोड़ा सा विस्तार से बताया, उसको भी देख लेना। ठीक है। तो इसमें प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर ने। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो ये हुई थी लंदन या पेरिस, दोनों में से कुछ भी आ जाए ऑप्शन में। क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? तो ये किसकी है? कुरुक्षेत्र के। उर्वशी के कामाध्यात्म पर किस विदेशी लेखक का प्रभाव है? तो वो है D.H. लॉरेंस का। उर्वशी का काव्य रूप क्या है? तो उर्वशी का काव्य रूप क्या है हमारा? गीति नाट्य है। इनमें से दिनकर की कृति कौन सी नहीं है? तो दिनकर की कृति कौन सी नहीं है? वैदेही वनवास। वैदेही वनवास किन की रचना है? ये वैदेही वनवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की। और जो दिनकर की रचना है उन्हें देख लेते हैं। परशुराम की प्रतिज्ञा, रसवंती और हुंकार, ये किन की है? दिनकर जी की रचना है। दोस्तों जैसे रचनाएं हम याद करते हैं, कई बार याद नहीं होती कि ये इतनी सारी रचनाएं याद कैसे करें। तो कुछ रचनाएं ऐसे होते हैं, अपने हिसाब से ट्रिक बना लो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होता है कि वो अपने हिसाब से अपनी ट्रिक बना ले। जैसे कि किसी भी, जैसे परशुराम की प्रतिज्ञा है, दिन निकल गया प्रतिज्ञा ले ली, मतलब कुछ भी लगा के अपने हिसाब से आप इनको मिला के रचनाएं लिख के इनके नाम से मिला के इनको याद कर सकते हैं, लेखक की और रचना का। उर्वशी का प्रकाशन कब हुआ था? तो उर्वशी का प्रकाशन हुआ था 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गा कोकिल वर्षा पावक कण में कोयल किसका प्रतीक है? कोयल कवि का प्रतीक है। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, ये किस कहानी की पंक्ति है? ये है वह तोड़ती पत्थर की। वह तोड़ती पत्थर किसकी है? निराला जी की है।
ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। वह तोड़ती पत्थर कविता किसकी है? निराला जी की है। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है? तो ये माना जाता है ताड़ सप्तक के, ये 1943 से, ठीक है। और इसके संपादक कौन थे? अज्ञेय थे। तो चारों जो ताड़ सप्तक थे उनके संपादक अज्ञेय ही रहे हैं, ठीक है। तो पहला ताड़ सप्तक, हमारा ताड़ सप्तक से संबंधित जो वीडियो है उसका लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। मैं उसमें थोड़ा सा जो आता है एग्जाम में वो विस्तार से उसमें वर्णन दिया है, ठीक है। ताड़ सप्तक के संपादक कौन थे? तो ताड़ सप्तक के संपादक थे अज्ञेय जी हमारे। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1943 से। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, ये कथन किनका है? ये अज्ञेय जी का है। आगे देखते हैं। किस काव्यधारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ है? तो वो कौन सा है? हमारा प्रयोगवाद। ताड़ सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये 1943 में हुआ था। 43, 51, 59, 69, ये याद रखना, चारों ताड़ सप्तकों का प्रकाशन। कौन सा कवि ताड़ सप्तक का कवि नहीं है? तो जो नहीं है वे कौन है? हमारे केदारनाथ अग्रवाल। और जो है उन्हें देख लेते हैं, भारत भूषण अग्रवाल, नेमीचंद जैन और रामविलास शर्मा। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को किस सप्तक में स्थान मिला है? तो ये दूसरे सप्तक में। दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1951 में। शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि हैं? तो ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या था? ये है 1959। प्रतीक कविता के संपादक कौन थे? तो प्रतीक के संपादक कौन थे? वो अज्ञेय थे। दोस्तों जैसे एग्जाम में हमारे क्या अष्टछाप के कवि, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, मतलब ये जो बार बार ताड़ सप्तक के कवि, ये 2-3 चीजें तो ऐसी जो कॉमन है जो हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इन्हें 1-2 बार अच्छे से तुम ध्यान से कर लो ना, तो इनसे आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका खराब नहीं होगा। इनमें से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? मार्क्सवाद। ये प्रगतिवाद की विशेषता है। मार्क्सवाद जो है प्रगतिवाद की विशेषता है। जो इसकी देख लेते हैं नई कविता की विशेषता, बौद्धिकता, अतिशय वैयक्तिकता, क्षणवादिता। ये क्योंकि ये जीना चाहते हैं कि जो क्षण में आव है वो ही जी लो, नई कविता वाली, ठीक है। कल का नहीं, जो प्रेजेंट में है उसी में भरोसा करके जीते हैं नई कविता के कवि, ठीक है। कोसवत सिमटी रहे यह चाहती नारी, खोल देने लूटने का पुरुष अधिकारी। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ये हैं अज्ञेय जी की। आहा मेरा श्वास है उत्पत, धमनियों में उधड़ आई हूँ लहू की धार, तुम कहाँ हो नारी। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ये भी अज्ञेय जी की हैं। देवता अब इन प्रतीकों के कर गए कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलमा छूट जाता। इन पंक्तियों का मूल मंतव्य क्या है? इनका है जो मूल मकसद वो क्या है? पुराने शब्दों की अर्थवत्ता खो गई है। ऑपरेशन थिएटर सी जो हर काम करते हुए चुप है, इस पंक्ति में नई कविता की कौन सी प्रवृत्ति परिलक्षित हुई है? तो वह है नवीन उपागम। नई कविता पर इनमें से कौन सा आरोप लगाया गया है? तो कौन सा आरोप लगाया गया है? यह है उपर्युक्त सभी। देख लेते हैं कौन कौन से। नई कविता का कोई दर्शन नहीं है, नई कविता में अश्लीलता है, नई कविता में छंदहीनता है। नई कविता में जो नई कविता के लेखक है ना, तो वो किसी लिमिट में नहीं है, किसी दर्शन से प्रभावित नहीं है, कुछ नहीं। जो भी है कि मतलब जहां देखा जो देखा अपने मन की इच्छा के वो स्वच्छंद है कि कहीं भी नहीं, जहां देखा जो उन्हें अच्छा लगा उस पर ही अपना कविता लिख डाली, ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, रिपीट होती रहती है। ये काव्य संकलन किनका है? जो है ये मुक्तिबोध जी का है।
ब्रह्म राक्षस नामक कविता के रचयिता का नाम क्या है? ये है गजानन मुक्तिबोध। ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। ये इनकी लंबी कविता है ब्रह्म राक्षस। इसमें एक ब्राह्मण मर गया था, जिसके मतलब मरने के बाद की वो दे रखी है। ठीक है, इनमें से कौन सी कृति अज्ञ की नहीं है? तो अज्ञ की कृति नहीं है, कौन सी है? भूरी भूरी खाक धूल। भूरी भूरी खाक धूल किसकी रचना है? ये मुक्तिबोध जी की। अगली, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो भूरी भूरी खाक धूल किसकी रचना है? मुक्तिबोध जी की। और जो अज्ञ जी की रचना है, ये सभी महत्वपूर्ण है। हरी घास पर छड़वार अरि ओ करुणा प्रभा में आंगन की पार दुआ। दोस्तों, ये आपको बताना चाहूंगी कि ये जो लेखक है हमारे, कुछ जैसे छायावाद के स्तंभ में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, निराला राम श्याम सुंदर दास हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, प्रेमचंद हैं, और अज्ञ जी हैं, और एक दो कवि और हैं जो ऐसे हैं जो इनके जो रचनाएं हमें एक अलग अलग इन लेखक को लिख के इनकी सारी रचनाएं याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि इनके तो कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछे ही जाता है। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो वो क्या है? सागर मुद्रा। सागर मुद्रा किसकी रचना है? अज्ञ जी की। नाथ और निर्माण किसकी है? गिरजा कुमार माथुर की। सड़क, संसद से सड़क तक, ये भी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, धूमिल की है। कनुप्रिया, ये भी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, धर्मवीर भारती की है। कनुप्रिया में राधा कृष्ण से संबंधित है। इस बार भी शायद 2016 में टीजीटी में आया था। ठीक है, आज हमारे तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। लगभग इसके 1-2 पार्ट और बनेंगे, उसको हम देखते हैं। बस यही कहूंगी लास्ट में कि दोस्तों, लगातार अभ्यास और प्रयास अपना निरंतर बनाए रखें। थोड़ा थोड़ा आप लगातार करते रहोगे प्रयास, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है कि मनुष्य अगर चाहे तो क्या नहीं मिल सकता। अगर वो मेहनत करे, लेकिन लगातार मन से करे और ईमानदारी के साथ करे, तो अवश्य सफलता मिलती है। बुक भी पढ़ो अपनी, और बुक के साथ साथ वीडियो भी सुनो। जब लगता है कि हम काम में हैं, थोड़ा पढ़ने का टाइम नहीं लग रहा है, तो वीडियो अपना मोबाइल लगा दो, तो अपना क्वेश्चन सुन लो। इतने तो क्वेश्चन याद हो जाते हैं। थ्योरी पढ़ लो अपना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।